नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ओनली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 31 जुलाई 2020 की कंप्लीट यहाँ पे करंट अफेयर है। कुछ फीडबैक मिले थे आपके कि GS 1 2 3 भी यहाँ पे जो है कोडिफिकेशन ये जो फॉर्मेट है इसमें कंप्लीट आपको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बनाया गया है। काफ़ी कुछ इसमें अपडेट किया गया है यहाँ पे, और इसका सीधा सीधा पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी की न्यूज़ मिलेगी, यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस, तो वही लेवल की न्यूज़ मिलनी चाहिए, वही लेवल का जो है एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए और सारी न्यूज़ कवर होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये सब बदलाव किए गए हैं ताकि आपको सारी न्यूज़ कर मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ अगर 10 न्यूज़ आई हो 10 में से सिर्फ 2 आपको न्यूज़ दी जाए, वो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे बढ़िया तो जानकारी ही ना हो। तो देखिए, ये आपको पहली बात तो प्रीलिम्स क्योंकि आने वाला है यूपीएससी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रीलिम्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। GS 1 2 3 4 के लिए जो लोग कह रहे थे, तो ये इसमें बता दे रहा हूँ मैं, जिस आर्टिकल में मैं करूँगा उसमें बताता जाऊँगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें स्क्रॉल क्यों हो रहा है। स्क्रॉल से मतलब मत रखिए, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे सिर्फ फोकस करिए, जो चीज़ें समझने वाली हैं उतने पे फोकस करिए। जो भी लोग सीरियस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिन लोग को सही बात यूपीएससी निकालने का चस्का है, या फिर जो सही बात सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस के मेंस की, उन्होंने काफ़ी तारीफ की इस नए फॉर्मेट की, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें जो है बोलने की नहीं है। दुनिया में कई सारी चीज़ें चलती हैं, पैसा चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, चीटिंग चलती है। हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ आप लोग का बेनिफिट, उसी पे हम लगे हुए हैं। चलिए पहले जो है कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अब ये वाली न्यूज़ जो है अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप ये जब इन्वायरमेंट हो तो ये कहाँ की न्यूज़ हो गई? ये हो गई आपकी GS 3 की। ठीक, GS 3 मेंस में और प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इन्वायरमेंट का है ये। ठीक है, इसमें एक ही खबर आई है कि यमुना के जो वाटर है, यमुना का जो वाटर ट्रीटमेंट करके, अब देखिए यमुना नदी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इसका जो वाटर है वो दिल्ली के घरों में भी जाता है, ठीक है, हरियाणा में भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अमोनिया का उच्च स्तर है। अमोनिया होती है खतरनाक ह्यूमन के लिए, कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब कर देती है। तो इसीलिए ये न्यूज़ बन गई। क्यों न्यूज़ बन गई? क्योंकि जितना लेवल अमोनिया का यहाँ पे रिकमेंडेड है, उससे बहुत ही ज़्यादा 0.5 बताइए ppm रिकमेंडेड है और 3 ppm जा रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे पाया गया कि भैया अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर थोड़ी यहाँ पे तहकीकात करी गई तो पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो अमोनिया को ट्रीट कर सकें। बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ भैया? अब जब कोई चीज़ खतरनाक जो है वाटर में, यहाँ पे आपका जो है अमोनिया लेवल ज़्यादा है, वो आप पी रहे हैं पानी, लगातार आपके इंटरनल ऑर्गन ख़राब हो सकते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे देखा जाएगा ना, इलाज क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं। यूपीएससी यही है, पूरा का पूरा 360 डिग्री आपको कवरेज होना चाहिए। क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या उसका वे फॉरवर्ड है, ठीक है, कैसे उसका इलाज करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो समस्या क्या है कि भैया अमोनिया का उच्च जल स्तर है, ठीक है, उसका क्या है मतलब कॉजेज़ क्या क्या है कि भैया दिल्ली जल बोर्ड जो ये सबको मैनेज करता है पूरा, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर कहाँ से वो देंगे? तो सॉल्यूशन क्या हुआ कि जो जहाँ जहाँ भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वहाँ वहाँ पे इनका जो है आपका जहाँ जहाँ से ये पॉल्यूशन ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वहीं पे ये चीज़ इंश्योर कर ली जाए कि भैया पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस में उतना ही यहाँ पे प्रोड्यूस करें जितना ये ट्रीट कर पाएँ। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अनट्रीटेड सीवेज है वो डायरेक्टली वाटर में ना चला जाए। तो ये कुछ प्रिकॉशन ले लें, और जो भी यहाँ पे गाइडलाइन है उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है, और वो डंपिंग यहाँ पे ना करें, तो आराम से जो है वेस्ट वो यमुना में नहीं आएगा और उसमें जो है इसलिए लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे करी गई कि क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या किया है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 25% घटा दी है। अब समझ रहे हैं आप बात की? अब क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं उतनी, तो अब इसको कम कम जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि जितना भी वाटर है उसको पूरा ट्रीट करके भेजें। बात समझ रहे हैं? अब वाटर है, वाटर में अमोनिया घुसा हुआ है, ठीक है, जितनी लेवल है, लेवल कितना भैया रिकमेंडेड है? लेवल रिकमेंडेड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.5 ppm।
पार्ट पर मिलियन होता है पीपीएम का मतलब, ठीक है। 0.5 है बताइए, 3 पे जा रहा है। तो इसीलिए क्या करा गया कि अभी तक जितना ले रहे थे उससे जो है इसकी कैपेसिटी कम कर दी गई, ताकि ये पूरा ठीक से ट्रीट कर सके। और दूसरी बात ये आपको इंश्योर करना है कि इसमें कोई सीवेज वाटर ना मिला दिया जाए, कोई और डंपिंग ना कर दी जाए। तो इसीलिए यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करके, और जो मैक्सिमम यहाँ पे परमिसिबल लिमिट कितनी है 0.5, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिल्ली जल बोर्ड की जो कैपेसिटी वही है आपकी 0.9 पीपीएम, ठीक है। तो अभी भी समस्या है। समस्या का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो दे दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे और यहाँ पे समस्या का समाधान करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि इसको 0.9 पीपीएम को 0.5 पीपीएम तक लाना है, ठीक है। लेकिन खैर कम से कम जो 0.9 पीपीएम है वो 3 पीपीएम से तो काफ़ी बेटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें प्री के अगर आप इसमें देखेंगे तो जो मेजर यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं वो है आपकी चंबल है, सिंध है, बेटवा है, केन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें हमने आपको दिया हुआ है पूरा, ठीक है। अब इसमें जो है ये जैसे जो अमोनिया आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से ये लोग ये सारी जो है एफ्लुएंट्स आ रहे हैं। तो कई सारी डाई यूनिट हैं, डिस्टिलरी हैं, प्लस कई सारी फैक्ट्री हैं, पानीपत और सोनेपत में हरियाणा में, वहाँ से ये आ रहा है ये, ठीक है। वहाँ से आ रहा है और जो है वो जितने भी कारखानों के अपशिष्ट हैं वो नदी में बहा दिए जाते हैं बिना उनको ट्रीट किए, तभी जो है वो यमुना के पानी को गंदा करते जा रहे हैं, ठीक है। और आप इसमें ये समझिए कि अगर जो है कंसंट्रेशन अमोनिया का वाटर में 1 पीपीएम से ज़्यादा होगा तो वो जितनी मछलियां हैं उनके लिए बहुत जहरीला हो जाएगा। और अगर कोई भी जो ह्यूमन है, जो इंसान है, लगातार ऐसे पानी को पीते रहेंगे जिनका कि अमोनिया लेवल 1 पीपीएम से ज़्यादा है, 1 पीपीएम है उससे भी ज़्यादा है, तो इंटरनल ऑर्गन्स को यहाँ पे जो है यहाँ पे लगातार डैमेज करता रहेगा ये पानी। और आप अगर देखें यहाँ पे कि भैया ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्योंकि दिल्ली जो है आपका हरियाणा पे डिपेंडेंट है। 70% जो इनकी वाटर की नीड्स हैं, पानी की जितनी ज़रूरतें दिल्ली की हैं, ज़्यादातर हरियाणा से लेते हैं ये। हरियाणा को ही जो है कई बार जो है आपने सुना होगा पॉलिटिकली, दिल्ली के सीएम हरियाणा के सीएम को कोसते रहते हैं, लेकिन पानी की ज़रूरतें जो है वहीं से हैं। बहुत बार लड़ाई हो चुकी है, बहुत बार कोर्ट वोट जा चुके हैं ये लोग। लगातार जो यमुना का ये आपका लेवल है, ये हमेशा ये आर्गूमेंट चलता रहता है कि भैया दिल्ली कहता है हमको ज़्यादा चाहिए, हरियाणा कहता है हमको चाहिए। और प्लस कई सारे और लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व हैं। वाटर इश्यूज़ वैसे भी हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, इसीलिए अपना अपना ये तर्क देते हैं कि भैया इनको इक्विटेबल शेयर चाहिए वाटर का, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानने की थी, इतना ही बस आपका था। यमुना जो है ये किसकी, अगर टोटल सिर्फ यमुना की देखेंगे तो भैया ये किसकी सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की है। और यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं वो मैंने आपको क्या बताया, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेटवा हो गई, केन हो गई। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बंदर पूछ के पीक पे है लोकेटेड, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अब ये एक चीज़ आपने सुनी होगी, संगम। तो यमुना नदी जो है ये संगम कहाँ बनाती है, प्रयागराज में। ये तो ये बिना पैदा हुआ बच्चा भी जानता होगा। प्रयागराज यानी कि जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे या इलाहाबाद बोलते थे, वहाँ पे आके गंगा के साथ, गंगा और जो है यमुना और एक जो है माइथोलॉजिकल रिवर कौन सी है, सरस्वती, मिल के संगम बनाती हैं, ठीक है। और यमुना नदी कहाँ से कौन से स्टेट से फ्लो करती है, कहाँ से बहती है, तो उत्तराखंड से बहती है, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, इन सब से, ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी जरूरी थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। अब देखिए ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये वैसे GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता जाऊँगा। देखिए इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर पूरी स्लाइड में GS1 लिखा जाए वो बेवकूफ़ी है, इससे बढ़िया आपको टॉपिक ही बता दो, ठीक है। तो वो जो है आपको कई सारे हमारे पेड वाले लोग हैं, उन लोगों ने कई बार शिकायत करी थी कि अगर आप की PPT 40 पन्ने की होती है और उसमें न्यूज़ होती है कुल मिला के 7-8 सिर्फ PPT, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। अब इसमें देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें क्या क्या जानने की आपको ज़रूरत है। पहला चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि भैया कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उनमें से 70% जो है आबादी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, MP में। ये तो होगा मेजर फैक्ट, ठीक। अब वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे की घोषणा यानी कि इसका जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन कब किया गया था, ये किया गया था 2010 में। कहाँ किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। तो अगर कभी ये पूछा जाए आपसे कि भैया
और बहिनी जी, सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है टाइगर कंजर्वेशन पे, वो किस ईयर में किया गया था? तो 2010 में किया गया था। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग इंडिया में चला रहे हैं कब से? 1973 से। ठीक है, उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी जी थी। अभी इस समय कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में? 50 टाइगर रिजर्व हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये तो जानने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो टाइगर के बारे में ये बोला जाता है कि इनकी जितनी नेचुरल हैबिटेट थी, अभी 90% तो खत्म ही हो गई है। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन सिर्फ 4000 बची, बताइए। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे 4000 में करीबन 3000 तो इंडिया में ही बैठे हैं। ठीक है, इन बैठे नहीं है मतलब खेल कूद रहे होंगे इधर उधर। 70% है इंडिया में पूरी दुनिया के जितने भी टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है, स्टेट पीसेज में भी। स्टेट पीसेज में और थोड़ा घुमाने के लिए कह देंगे, 3-4 स्टेट दे दिए कि बताइए इसमें अरेंज करिए सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम टाइगर रिजर्व का जो है स्टेट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? एमपी में है। अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। फिर कर्नाटक हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सॉरी उत्तराखंड हो गया, ये एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक, फिर कुछ कुछ जगह में, कुछ स्टेट में यहाँ पे टाइगर कम हुए, वो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ और मिजोरम है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भैया कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, हुआ है वो हुआ है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। और ये एनटीसीए क्या है? एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है कि इसको एक लॉ के तहत कंसिडर ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। किस लॉ के तहत किया गया है? वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट था 1972, उसी में एक 2006 में अमेंडमेंट कर दिया और एनटीसीए बना दिया। ठीक है, एनटीसीए क्या करती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि पूरे इंडिया में टाइगर रिजर्व को यहाँ पे कैसे कैसे जो है उनको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करती है। एक चीज़ और है, एक एम स्ट्रिप्स करके चीज़ है। ये मतलब स्टेटस होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? ये मोबाइल मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। ठीक है, टाइगर को फॉरेस्ट गार्ड करने के लिए। इसका क्या मतलब है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइगर को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कई सारी चीज़ें यहाँ पे चलाई जा रही हैं, बहुत दिनों से चलाई जा रही हैं, कोई आज की बात नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ चलाई जा रही है? जैसे अगर आप देखें 2010 में भैया टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने लगे 29 जुलाई को। ठीक है, 13 जो टाइगर रेंज कंट्री थी जहाँ जहाँ टाइगर पाए जाते हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि भैया टाइगर को कंजर्व करेंगे। और उसमें एक नारा दे दिया गया TX2। और उसमें एक क्या भैया संकल्प ले लिया कि जो बाघ हैं यानी कि टाइगर हैं, उनकी संख्या को दोगुना कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने बताया आपको एनटीसीए जो इंडिया में इसने एम स्ट्रिप्स चला दिया। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए? कि भैया मोबाइल मॉनिटरिंग होती रहे कि कैसा क्या चल रहा है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव चला दिया गया प्रोग्राम। ये किसका प्रोग्राम है? वर्ल्ड बैंक का, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है ग्लोबल टाइगर फोरम और एक है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। एक इंडिया में और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया गया 1973 में। ठीक है, टाइगर की कौन कौन सी टाइप की स्पीशीज होती हैं? अगर आप देखें तो टाइगर की कौन कौन सी हैं? एक तो साइबेरियन टाइगर होता है, एक होता है बंगाल टाइगर, एक होता है इंडो चाइनीज टाइगर, एक होता है मलया टाइगर। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। जो बंगाल टाइगर है, ये वाला जो है ज़्यादातर यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, चाइना और म्यांमार में पाया जाता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ग्लोबल जो टाइगर इनिशिएटिव है, ये प्रोग्राम किसका है? वर्ल्ड बैंक का। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकता है, पूछ लेंगे कि भैया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? इज ए प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या ऑप्शन होंगे? एक वर्ल्ड बैंक हो सकता है, एक कंफ्यूज करने के लिए IUCN दे सकते हैं, ऐसे करके होगा। वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है ये। ठीक है, और ये जो आपका प्रोग्राम है, इसने अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के रूप में यहाँ पे स्थापित कर दिया है। दो इसके आम है, एक है ग्लोबल टाइगर फोरम और एक है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम जो है प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक, तो ये वाली न्यूज़ हो गई दूसरी। इतना ही यहाँ पे जानने की जरूरत थी। कुछ यहाँ पे मैंने आपको पिक दी हैं, आप देखिए जरा।
देखिए ये हमारा ये फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओनली करंट अफेयर। टेलीग्राम इंस्टॉल करके @ओनली करंट अफेयर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कुछ पिक हैं, ये मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, आपको जरूर देखनी चाहिए लगातार। एक तो पहली बात ये है कि इंडिया के जितने टाइगर रिजर्व हैं उनकी पूरी मैप के थ्रू एनालिसिस, इसके वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक दे दी है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट है, टॉप के जो है आपके कहाँ कहाँ पे हैं। ये वाला जो है आप देख सकते हैं कॉर्बेट में, मतलब पूरा अगर रेंज देखेंगे तो कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है, 2014 में था ये, लेकिन अभी का मैंने क्या बताया, अभी पेज में है ये, ठीक है। और दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे तो एनटीसीए क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने बताया स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है, किसी एक्ट के थ्रू अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कौन से एक्ट में, 1972 वाले एक्ट में 2006 में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। किस चीज़ के लिए, कि भैया टाइगर कंजर्वेशन के जो एफर्ट है इंडिया में उनको बढ़ाया जा सके। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। ये एनटीसीए जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। और ये किस चीज़ पे फोकस करता है, इन सीटू कंजर्वेशन। अच्छा, यूपीएससी में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो एनटीसी है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन पे फोकस करता है कि इन सीटू, तो ये इन सीटू में करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपका पूरी एक पिक है, काफ़ी शानदार पिक बनाई है ये किसी पेपर ने, और बढ़िया पिक है ये। इंडिया में 3000 के आसपास टाइगर हैं, और अगर 2006 से देखेंगे तो 2018 तक में डबल हो गए हैं लगभग, ठीक है। तो इतना ये यहाँ पे चेंज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और टॉप के जो कौन कौन से स्टेट हैं, नंबर 1 पे है आपका एमपी मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है आपका कर्नाटक 524, फिर आपका महाराष्ट्र पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने। इंटरनेशनल जो टाइगर डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 29 जुलाई को, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूपी 7वें पोजीशन पे है, एमपी फर्स्ट नंबर पे है, बिहार 11वें नंबर पे है, ठीक। तो ये न्यूज़ हो गई कंप्लीट, इतना आपको जानना जरूरी था बस। ये एक दूसरी चीज़ यहाँ पे चल रही है कि एक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आया था। देखिए इसमें क्या है बेसिकली, कि अगर कोई कंपनी है और अगर वो जो है बाकायदा कोर्ट के द्वारा लीगली उसको इंसॉल्वेंट जो है बैंक्रप्ट घोषित कर दिया गया। इंसॉल्वेंट बैंक्रप्ट भी एक अलग इसमें खेल रहे हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब है कोई आपने कर्ज वर्ज लिया और आप चुका नहीं पा रहे हो, लेकिन अभी तक आपको डिक्लेयर नहीं किया गया। और बैंक्रप्ट का क्या मतलब है कि आपको जो है डिक्लेयर कर दिया गया, ऑफिशियली जो है बोल दिया गया कि जो है तुम्हारी इतनी तथा नहीं है कि तुम अब कथा कर सको आगे। समझ रहे बात, सिंपल बात यह है कि बैंक्रप्ट घोषित कर दिया गया, कि अब जो है ऑफिशियली कोर्ट ने कर दिया है कि बैंक्रप्ट हो गई है, इनके जो बचे कुछ एसेट हैं वो बांट दो, ठीक है, जो भी क्रेडिटर्स हैं या जो इन्वेस्टर हैं उनमें। तो अभी तक इसकी प्रोसेस क्या थी कि भैया 270 दिन लगते थे, अब इसको कह रहे हैं कि यार ये जो है कोविड की वजह से, क्योंकि कई सारी कंपनियां प्रोसेस को थोड़ा सरल बनाया जाए और 270 दिन से जो है और कम करके 90 दिन पे जो है यहाँ पे लाया जाए। ये एक चीज़ है, पीरियड को कम करने की बात है कि अगर किसी को जो है पूरा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके उसके एसेट वेसेट बेचनी है, प्रोसेस करनी है, तो क्यों 270 दिन वेट करो, 90 दिन में कर लो, ठीक। ये एक यहाँ पे है, यही एक प्री पैक के लिए यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, लेकिन इसमें ये नहीं जरूरी कि कर ही देंगे सबको, ये केस टू केस बेसिस पे करेंगे। एक कमिटी बनाई गई है और उसमें ये पॉसिबिलिटी अभी देख रहे हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। अभी क्या है, अभी भैया इसी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो करंट इंसॉल्वेंसी रिजीम है इसमें, अब देखिए कोविड के बाद कई सारी छोटी छोटी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं। कुल मिला के सिंपल बात है, बिजनेस उनके पास है नहीं, डिमांड आ नहीं रही है, तो अगर डिमांड नहीं आ रही, लोन लिया हुआ है तो कैसे वो पैसा चुकाएं। तो सिंपल बात है, वो जो है यहाँ पे ये धीरे धीरे जो है इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, फिर उनको कोर्ट डिक्लेयर करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले आईबीसी आया था जो ये पहले, और उसमें ये भी था कि पहले तो ये था कि भैया 1 लाख से ऊपर जिनका कर्ज है उन सब, वो सब आईबीसी के अंडर में आ जाएंगे। फिर उसको बढ़ा दिया, थोड़ा गवर्नमेंट को तरस आ गया, कह दिया चलो 1 करोड़ से ऊपर जिनका है उनके ऊपर ही आईबीसी का लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही सब चीज़ें कह रहे हैं कि क्या उन कंपनियों को ये प्रीपैक्स में इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं, ताकि ये क्या है, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ये एग्रीमेंट होगा ये किसके किसके बीच में, जो भी डिस्ट्रेस्ड कंपनी है, मतलब वो कुल मिला के ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रेस मतलब वही जो कंपनी है घाटे में चल रही है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, कुल मिला के उनका धंधा नहीं चल रहा है, बर्बाद हो चुके हैं वो, ठीक है। कई सारी कंपनियां हो रही हैं इस समय, कई सारे लोग उठ भी रहे हैं, खैर कर दिया जाएगा। किसके किसके बीच में होगा, जो क्रेडिटर्स होंगे और इन्वेस्टर दोनों के बीच में, ठीक है। 270 की प्रोसेस को सिंपल क्या करना है, 90 दिन में करना है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर, यहाँ पे बोला है शेयर होल्डर नहीं बोला है, स्टेक होल्डर का मतलब है कि उस कंपनी में किसी भी तरह का अगर स्टेक हो,
ठीक है, चाहे आप जो है उसके यूज़र हैं, कंज्यूमर हैं, अगर आप जो है उसके एम्प्लॉई हैं, इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर हैं, जो भी हैं, स्टेक है अगर आपका उसमें, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 90 डेज़ की प्रोसेस हो गई तो भैया फास्टर रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तकलीफ जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इससे थोड़ा ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि ये इनको मतलब कुल मिला के ज़्यादा केसेस नहीं जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। और प्री पैक्स इसलिए होगा कि अगर मान लीजिए जो है अच्छे अगर बीच में कोई यहाँ पे मिल भी गया सॉल्यूशन तो उसके बारे में बात मतलब पॉसिबिलिटी है अभी कुछ ये ऐसा नहीं कि कर ही देंगे। तो प्री पैक का उपयोग कहाँ पे होगा, ज़्यादातर उन व्यवसायों के लिए किया जाएगा जो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इंसॉल्वेंसी वाला देखेंगे तो उस लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ फ़ायदे की है। प्रोज तो ये है कि भैया फास्टर हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, अगर इंसॉल्वेंट करना ही है, बैंकरप्ट जो है डिक्लेयर करके उसके एसेट वेसेट की जो है लिक्विडिटी करनी ही है तो जल्दी कर देंगे वो। लेकिन यहाँ पे जो है सिस्टम ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी खामी है, ठीक। तो और दूसरी बात ये है कि इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप चाहे कोई भी लॉ बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे उसका। इंडिया, अगर आप कोई भी कभी मेंस आंसर राइटिंग लिखना और किसी भी अगर आपको एक्ट के बारे में पूछा जाए कि भैया उसका कौन क्या है, तो ये एक बहुत ही जो है आपके पास गोल्डन पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ये मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में इंक्लूडेड है। इंडिया में बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट की चीज़ है, वैसे ये भी है कि अगर कोई एक्ट हुआ है, कौन सी थी, GS3 की है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। ये वाली अगर आप बात करेंगे, ये जो न्यूज़ है RIC की है, ये है रशिया इंडिया चाइना। अब देखिए सिंपल समझिए इसमें क्या खेला चल रहा है। खेला ये चल रहा है कि लद्दाख में इंडिया चाइना, जो चाइना ने घुसने की कोशिश की थी तो इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब चाइना के जो है सैनिक दुबक के चले गए हैं, तो उसी लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी रशिया कह रहा है कि भैया तुम लोग ना लड़ो, क्योंकि US, देखो रशिया और US वैसे ही अलग रहते हैं हमेशा से। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1-2 हो गया, उसके बाद जो है पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, तो वो क्या बोलते थे, बाईपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके बाद जब से लेकिन तब क्या रशिया को क्या बोलते थे, USSR, ठीक। फिर उसका क्या हुआ, ये USSR का विघटन हो गया और रशिया और कई सारे जो है कंट्री टूट गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद उसने देखा कि ये जो है अगर आप देखेंगे रशिया में, तो यहाँ पे देखिए कोल्ड वार के बाद की बात करें अगर, तो US लगातार मजबूत होता जा रहा था और USSR भी लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। और फाइनली 2000 के आसपास USSR टूट गया और रशिया बन गया। तो US जो है यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाने लगा, कि मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति बची थी जो सबसे शक्तिशाली थी, तो वो था US। अब रशिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है भैया, रशिया और कई सारी कंट्रीज ने बातें चलने लगी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो रशिया ने क्या किया, अब रशिया में जो 15 कंट्री थी USSR में, वो सारी टूट गई। तो रशिया ने जो इनके बगल में सटा हुआ है चाइना, उसके नीचे सटा हुआ है इंडिया, पोलर वर्ड बनाएंगे कि मतलब ऐसा नहीं, समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट क्या है। यूनिपोलर का मतलब है पूरी दुनिया में एक ही शक्ति है। बाईपोलर का क्या मतलब था, बाईपोलर ये वो वाला वर्ड है कोल्ड वॉर से लेकर 2000 के आसपास तक की, भैया दो शक्तियां थी, एक USA एक रशिया। कुछ लोग USA की गोद में खेलते थे, कुछ लोग रशिया की गोद में खेलते थे, लोग मतलब देश। फिर क्या हुआ, रशिया USSR का विघटन हो गया। रशिया और USSR को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों को एक ही साथ यूज कर रहा हूँ। तो क्या था, कोल्ड वॉर यानी कि 1950 से लेके 2000 तक का जो वर्ड था वो था बाईपोलर। एक खेमा पूरा दुनिया का वेस्टर्न वर्ल्ड था जिसको US कंट्रोल करता था, उसमें US लीडर था और उसके कई सारे जो यूरोपियन कंट्री थे ये इनके जो है चेले चपाटे थे, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड था वो USSR कंट्रोल करता था, इसमें कई सारी कम्युनिस्ट कंट्री थी। लेकिन 2000 में जब इसका विघटन हो गया तो रशिया बन गया, ठीक है। अब रशिया ये चाहता था कि पूरा का पूरा जब ये खत्म ही हो गया, एक आदमी खत्म हो गया पूरी शक्ति, दूसरी जो शक्ति है वो तो उतना ही बना रहा, तो इसने कहा कि यूनिपोलर हम इनकी गिरी नहीं चलने देंगे। तो इसीलिए कई सारे मल्टीपल जो है फ्रंट होने चाहिए, मल्टीपोलर वर्ड होना चाहिए। और इसको ये जो RIC ग्रुप है, इसीलिए उस टाइम के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था येवगेनी प्राइमाकोव, उन्होंने 1998 में यहाँ पे प्रपोज किया था कि भैया आपस में मत लड़ो, पुरानी जो हम लोग की टाइज हैं उनको यहाँ पे रिन्यू करेंगे और एक RIC ग्रुप बनाएंगे। अब वो फिर से हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही है। रशिया कह रहा है कि यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो यार, आपस में पिले पड़े हो, हम तुम लोग को जो है यहाँ पे आपस में सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसीलिए रशिया यहाँ पे फुदक के आया है कि इंडिया और चाइना आपस में मत लड़ो, क्योंकि अगर वो लड़ोगे तो भैया RIC ग्रुप टूट जाएगा। और ये ज़रूरत भी क्यों है, क्योंकि रशिया और इंडिया चाइना SCO में भी साथ में है, कई सारे
तो ये सब जो इधर जितना भी ईस्टर्न वर्ल्ड है इसको मिल के रहना चाहिए, ये कुल मिला के है बात। ठीक है, उस टाइम जो है RIC की बात करी गई, और मैंने बताया कि किस लिए बात करी गई थी। RIC का क्या मकसद था कि भैया यूनिपोलर US के कंट्रोल में मत रहने दो वर्ल्ड, पूरा वेस्ट को। ठीक है, मल्टीपोलर बनाओ वर्ल्ड। ठीक, उसके बाद फिर ब्रिक आ गया था। और ये अब देखिए RIC इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर आप देखो रशिया, इंडिया, चाइना, अब इसमें से रशिया जो है ये परमानेंट जो आपका UNSC का परमानेंट मेंबर है, चाइना भी है। ठीक, दूसरी बात ये है कि इंडिया और चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि रशिया जो है एरिया में भी सबसे ज़्यादा है। चौथी बात ये कि तीनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, चाहे वो GDP वाइज ले लो, चाहे वो लैंड मास वाइज ले लो। RIC जो है पूरी दुनिया का 20% के आसपास लैंड मास कवर करते हैं। GDP की बात करें 33% जो है GDP कवर करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ये ग्रुप है, और ये कुल मिला के पूरी दुनिया में एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ला सकते हैं। और इसीलिए इनको साथ में रहना चाहिए, सारे एफर्ट साथ में करने चाहिए, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ के हों, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के हों, आपस में मत मिलो। ये है सिंपल बात ये। ठीक है, प्रेजेंट में लेकिन क्या चल रहा है हिसाब किताब कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है जो इंडिया है वो US के ज़्यादा क्लोज जा रहा है। ठीक है, जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब इंडिया रशिया के ज़्यादा क्लोज आता है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की अगर आप देखें तो उनके जो फाउंडर्स थे उनकी फिलॉसफी शुरू से थोड़ी सी सोशलिस्ट रही थी। ठीक है, और BJP की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी सी कैपिटलिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब जब आप देखिएगा कि इंडिया में BJP सरकार आएगी तो ये जो है US के सा कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, और जो जब जब कांग्रेस आती है तो इंडिया और रशिया के जो है अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। और इसीलिए जो जब जब BJP की सरकार आती है तो थोड़ा सा ऐसा है कि भैया इंडिया के जो रिश्ते हैं वो जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं उनके साथ यहाँ पे ख़राब होने की थोड़ा संभावना रहती है। ठीक, तो उस अभी अगर प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया अपना जो है इंटरेस्ट देख रहा है US के साथ। ठीक है, और चाइना इंटरेस्ट किसके साथ देख रहा है, पाकिस्तान के साथ। ये CPEC में पिले पड़े हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो RIC जो ग्रुप है वो टूटने की कगार पे आ गया है। इसीलिए रशिया ने जो है ये सोचा कि भैया समिट अमिट मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, आपस में कुछ बातचीत कराओ, कुछ पार्टी वार्टी कराओ। आपने देखा है कई बार जो है दोस्तों में अगर कोई थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो 2-3 लोग जो है 3-4 लोग बाहर में बैठ के एक आध पैक वैक लगा के सब बढ़िया कर लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे होने जा रही है। ठीक है, सिंपल बात ये है। और अगर आप देखेंगे तो भैया रशिया और USA की तो हमेशा तनातनी रहती है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तब से और ज़्यादा हो गई। और रशिया और USA की तो हमेशा वैसे भी रहती है। USA वाले ये आरोप लगाते हैं वहाँ के सिटीजन कि रशिया ने जो है वहाँ की मतलब सोशल मीडिया को हैक करके ट्रम्प को बना दिया। तो सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं ये, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए भैया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे घोषणा की है, भैया जी बहनी जी, कि कोई बात नहीं, कोविड चल रहा है, वैसे मीटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन हम लोग डिजिटल जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करेंगे, वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे। RIC की वर्चुअल मीटिंग हो जाएगी, कब हो जाएगी, 23 जून को। ठीक, ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। INSTC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़ लीजिएगा ज़रूर। INSTC का एक अलग से मैंने वीडियो ही बना रखा है, उसको ज़रूर प्रोजेक्ट। अब पहली बात तो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि भैया ग्रीन एजी जो परियोजना है भैया जी और बहनी जी, ये किस स्टेट से संबंधित है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है UPSC और स्टेट PCS में। तो ये किस स्टेट से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, काहे के लिए शुरू की गई है ये योजना, ये योजना शुरू की गई है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। अब आप ये पूछोगे कि भैया ये यार काहे तुमने GS123 में नहीं डाला। सिंपल सी बात है यार, ये प्री का टॉपिक है। ग्रीन एजी परियोजना क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो GS3 में आ जाएगा। ठीक है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ जो है अपनी आप UPSC की जब तैयारी करें तो ब्रेन अपना बिल्कुल खुला रखिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए थोड़ा। ठीक है, सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, और जो अच्छे के लिए हो रहा है उसको ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है। एक चीज़ और मैंने देखी थी, जो पहले न्यूज़ एनालिसिस होती थी, अगर कोई टफ टॉपिक आता था तो उसको स्किप कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं UPSC के लिए वो पूरी करी जाएंगी। तो ग्रीन एजी में क्या है, ये मिज़ोरम के लिए है ये,
और इसमें कुल मिला के ये 5 स्टेट में इम्प्लीमेंट करी जाएगी ग्रीन एनर्जी। मिजोरम उनमें से वन ऑफ द स्टेट है। दूसरे कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। ठीक है, इसको फंड कौन करेगा? अब देखिए ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इसको कौन फंड करेगा, तो ये करेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी इंडिया में? तो वो होगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं। तो इस परियोजना के के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे। सिंपल बात वही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है बदलती जा रही है, सबको इंटीग्रेट करके कुल मिला के ऐसी लैंड मैनेजमेंट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिसेस लाएंगे ताकि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सके। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, 2026 तक होगा। 35 विलेज अभी शुरू में कर रहे हैं, प्लस 2 यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया को लिया है, डंपा टाइगर रिजर्व और थोरंग लंग जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये दोनों जरूर याद रख लीजिएगा कि डंपा टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तोरंगट लॉन्ग ये जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है बेसिकली कुल मिला के करंट अफेयर आज का। अब भैया प्री के लिए स्पेशली जो है आपके लिए बनवाए गए क्वेश्चन ये देख लो, क्योंकि प्री आने वाला है। एक चीज़ और है, यूपीएससी का हमारा 2020 का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट तैयारी अभी भी हो सकती है, 60-70 दिन बचे हैं, आराम से पूरा पढ़ाई हो सकती है। उसके बाद यूपीएससी 2021 का जो हमारा पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है 10 अगस्त से चालू हो रहा है। डेली 5 टॉपिक दिए जाते हैं ग्रुप में, आप वहाँ पे डिस्कस करिए। प्लस आपकी हर 10 दिन में टेस्ट सीरीज़ होगा, सारे एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर करे जाएंगे, कंप्लीट डाउट डिस्कशन होगा यहाँ पे। इंडिया का पहला हैंड होल्डिंग जो है कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है यहाँ पे। जितने डाउट पूछोगे उतना यहाँ पे डाउट है आपके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, पूरा करंट अफेयर सब कुछ करवाया जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको पता है, ये दोनों नंबर हैं। ठीक है, यही दोनों हमारे ऑफिशियल नंबर है, 9696066089 8562880530। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है ये आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कितने आपके सही हुए। एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रो एन लिख गया, यहाँ पे जेन होना चाहिए। लॉन्च किया है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये प्रोजेक्ट अलाउ करता है जो इनके एकेडमिक्स हैं कि उनके एंसेस्टर को ये ट्रेस कर सके। और यहाँ पे एंसेस्टर किसको बोला जाता है? जो उनका थेसिस एडवाइज़र होता है। ठीक है, तो भैया ये क्या है? शैक्षणिक वंशावली में किसी व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार होते हैं ये। ठीक, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले और जो शोध ये प्रबंधों का निर्देश करने वाले शिक्षाविदों की वंशावली तैयार की जाएगी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, याद रखिएगा। प्री के लिए फैक्ट हैं ये थोड़े। दूसरा यहाँ पे नागार्जुन सागर श्री साइलाम टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे फैक्ट है। देखिए ये वाला जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में है और ये भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज टाइगर रिजर्व है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि इंडिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ कुछ पार्ट है इसके। कृष्णा नदी यहाँ पे जो है इसका बेसिन यहाँ पे कटता है। ठीक, और ये एरिया में कौन कौन से पार्ट हैं? कुल मिला के नल्ला मल्ला हिल्स के कई सारे पार्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, NSTR ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अभी 50 टाइगर रिजर्व की लिस्ट भी हम लोग देख लेंगे। और अगर आप देखेंगे तो 4 साइकिल जो हुई है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की, तो यहाँ पे टाइगर बढ़े हैं। कहाँ कहाँ बढ़े हैं? आंध्र प्रदेश में भी बढ़े हैं, तेलंगाना में भी बढ़े हैं। के ठीक है, पहले क्या था? पहले डिक्लाइन हो रहा था, अब वो रिवर्स हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो 48 एडल्ट टाइगर हैं। NSTR को 1978 में बनाया गया था और ये वही प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो आया था उसी के तहत 1983 में बनाया गया। 1992 में NSTR का नाम क्या रख दिया गया? राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे राफेल अभी आए हैं 5, आपने सुना होगा। राफेल के बारे में जरूर ध्यान से, कई सारे पेपरों में आ सकते हैं लगातार। राफेल आया कहाँ से? वो तो फ्रांस से ही आया है। अब इसमें बड़े जो है पेच हैं, कभी राहुल गांधी जी और प्लस कभी कई सारे पॉलिटिकल लीडर आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कांग्रेस ने डील की थी, कोई कहता है बीजेपी ने डील की थी। एक जो एग्जैक्टली जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के टाइम हुई थी, उसको फलीभूत किया किसने? बीजेपी ने।
36 यहाँ पे राफेल आने वाले थे। कॉस्ट के ऊपर भी जो है बड़े जो है पेच चले हैं, बहुत दिनों तक लड़ाई चली है। इसलिए कॉस्ट वाला तो मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 59,000 करोड़ रुपए यहाँ पे 59,000 करोड़ रुपए का 36 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 5 आ चुके हैं। कहाँ पे आए हैं? अम्बाला एयरबेस में आ चुके हैं। ठीक, ये है क्या थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। राफेल एक ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट होता है और इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं आप एयरक्राफ्ट से, यानी कि विमान वाहक से भी, और शोर बेस से भी, यानी कि समुद्र तट अड्डे से भी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये सारे तरीके के कॉम्बैक्ट एविएशन मिशंस के लिए यहाँ पे जो है यूज़ कर सकता है, कैरी कर सकता है उनको। ठीक है, तो ये जो राफेल है ये आपका ये राफेल जो है ये सभी लड़ाकू विमान मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। ठीक, एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था किसके किसके बीच में? ऑब्वियसली इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ होगा, 2016 में हुआ था। 36 राफेल मिलेंगे, 5 मिल चुके हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस एक अगर आप 190 किलोग्राम की इस मिसाइल में 110 किलोमीटर से अधिक की विजुअल रेंज है। मैक 4 की शीर्ष गति पर यात्रा कर सकती है। अच्छा, ये मैक क्या होता है कोई बताएगा कमेंट करके? वरना मैं नेक्स्ट की वीडियो में बता दूंगा। एक ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको सही बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, अभी ऐप पे जो बैन लग रहा है, अभी मैंने बताया इंडिया चाइना का जो भी हिसाब किताब, लगातार लड़ाई चल रही है। पहले 59 ऐप बैन किए गए थे, टिकटॉक बैन कर दिया गया, फिर 47 और कर दिए गए। ये एक्चुअली क्या है, 59 में जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो उसके कई सारे क्लोन ऑन ऐप चलने लगे, तो फिर मिनिस्ट्री ने जो है संज्ञान लेके 47 ऐप और बंद कर दिए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किस एक्ट के किस जो है प्रोविज़न के तहत किए गए, ये रट लेना। ये इंडिया इंफॉर्मेशन एक टेक्नोलॉजी एक्ट है जो उसके सेक्शन 69A के तहत किए गए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों किए गए? डेटा चोरी कर रहे थे, डेटा चोरी करके बाहर भेज रहे थे, ताकि जो है उससे क्या हो सकता था कि इंडिया की जो है सोवरेंटी, इंटीग्रिटी और इस पे जो है खतरा हो सकता था। इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये है कि कई सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, डेटा जो चोरी हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, वो तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो यूएस ही पूरा का पूरा साम्राज्य है यूएस का। गूगल यूएस का है, फेसबुक यूएस का है। ठीक है, जितने भी बड़े अगर आप देखें इंटरनेट में, सब कुछ यूएस का ही है। तो डेटा तो ऑलरेडी यूएस के पास भी है। ठीक है, तो भैया चाइना से क्या दिक्कत होगी? चाइना से इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि चाइना ज़्यादा उछल कूदता है, इसलिए। ठीक है, और ये वाले जो है ये वाली चीज़ें अगर आप देखें तो चाइना अपने आप को जो है बहुत स्मार्ट समझता है। अगर फेसबुक हो चाहे गूगल हो, सबको खुद ही बैन कर देता है। अब इनको पहली बार इनके ऐप लड़ाई उड़ाई हो रही है खूब सारी, पूरी नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, बिल्कुल हाइपर नेशनलिज्म पीक पर है, भारत माता की जय और ये सब चीज़ें। बहुत बढ़िया बात है ये। कई बार लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी यूज़ करते हैं इनको। अगर जो है आप समस्याओं से सीधे सीधे ना लड़ पाओ, थोड़ा बहुत नेशनलिज्म जो है भावनाएं क्रिएट कर दो कि यार तुम मतलब भारत के नहीं हो। ये सारी चीज़ें कई बार होता है, कई बार इसको जो है ये सुनी सुनाई कहानियाँ भी हो सकती हैं। खैर, इसका आंसर डी है। उसके बाद ये पंपा रिवर के बारे में है। पंपा रिवर जो है 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है केरल में। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये किसके किसके बाद है? ये आपका है ये जो है आपका पेरियार और भरत पूजा के बाद 3rd नंबर की लार्जेस्ट है। अच्छा, इसको कई कई जगह लिखा हुआ है कि इसको और क्या बोलते हैं, दक्षिण भागीरथी, या फिर इसको रिवर बारिश भी बोलते हैं। और कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, साउथ ऑफ गंगा और ये जो है साउदर्न गंगा में क्या डिफरेंस है, ये बताइए। कौन कौन सी रिवर अलग अलग हैं इसमें? इसमें से तो यार टोटल मिला के कितने 4 स्टेटमेंट हैं, चारों ही बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली हैं। इसी के साथ ही ख़त्म हुआ। बाकी जो चीज़ें आपने बताई GS 1 2 3 वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। कोई और चीज़ अगर आपको समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। सिंपल बात मैं यही बताऊँगा आपसे कि जो जहाँ रहे बढ़िया रहे, खुश रहे। ज़्यादा पैसे मिलते हैं लोगों को, बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने काम में जो भी चीज़ें अगर ऑनेस्टी नहीं रखेगा तो चीज़ें ठीक नहीं होती। मैं अपने काम के लिए बहुत ऑनेस्ट हूँ, इसीलिए कमिटमेंट हुआ है कि आपको जो है पूरी न्यूज़ मिलनी चाहिए, तो आपको पूरी न्यूज़ ही मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर 10 न्यूज़ आएँ और उसमें से सिर्फ आपको 2 दी जाएँ, बाकी उसमें अगर बाकी कोई 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कठिन है, तो वो अगर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझाया भी ना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सब चीज़ें करी गई हैं, आपके बेटरमेंट के लिए करी गई हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप मुझे जानते हैं, जो भी बात है मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। कोई भी बात मैं मुझे घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं है।
सिंपल बात यह है कि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए अगर आपको यूपीएससी का कंटेंट बोला है हमने, यूपीएससी का न्यूज़ है, तो यूपीएससी का ही करना चाहिए। उसमें ये नहीं हो सकता है कि अगर 10 तरीके की चीज़ें आप सिर्फ 1-2 बता दो, सिर्फ आपको अच्छी चुपड़ी बातें करनी आती हों, तो उसमें जो है आप भक्त तो बना सकते हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं निकलवा सकते हैं। सिंपल बात ये है। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद।